हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद क्या है, मोटिव क्या है, आपको पता है। टू क्रैक यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर। एंड एज यू ऑल नो, ये डर कैसे भागेगा दोस्तों। अगर आप मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे आपका डर समाप्त हो जाएगा और आप सफलता के अत्यंत करीब पहुंच जाएंगे। सफलता के करीब पहुंचते हुए हम लोग फ़िलहाल ज्योग्राफी के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। और हमारा आज का टॉपिक है सोलर रेडिएशन एंड हीट बैलेंस। सोलर रेडिएशन एंड हीट बैलेंस ये क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक है दोस्तों। मेरा नाम है आनंद मोहन और मैंने अभी तक यूपीएससी प्रीलिम्स के 3 अटैम्प्ट दिए हैं एंड फॉर्चुनेटली तीनों ही बार में मेरा प्रीलिम्स आसानी से हो गया। और जिस कारण से भगवान ने मुझे यह बुद्धि दी कि चलो मैं कुछ अन्य लोगों की सहायता करूं प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्रैक करने में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए, पहला देखिए, द मैक्सिमम इंसोलेशन इज रिसीव्ड बाय अर्थ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। मैंने आपको बताया है ये है सन, और ये है अर्थ की ऑर्बिट। यहाँ पर है अर्थ सबसे ज़्यादा दूर और यहाँ पर है अर्थ सबसे ज़्यादा पास। ये सबसे ज़्यादा दूर होता है अर्थ 4 जुलाई को, इसको बोलते हैं एफिलियन। एफिलियन, ठीक है। तो क्या इस पोजीशन पर जो अर्थ है वो मैक्सिमम हीट रिसीव करेगा सन से? बिल्कुल नहीं करेगा, मिनिमम हीट रिसीव करेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अर्थ मैक्सिमम हीट कब रिसीव करेगा दोस्तों? तो ये रिसीव करेगा 3 जनवरी को, 3 जनवरी को। और इस पोजीशन को कहते हैं पेरीहिलियन, यानी सन के सबसे करीब। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्चुअली रॉन्ग। फिर सेकेंड स्टेटमेंट देखिए दोस्तों, द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड इज रिलेटेड टू द लैटिट्यूडिनल पोजीशन। बिल्कुल सही बात है। भले देखिए, यहाँ पर अर्थ क्या है, अभी सबसे ज़्यादा दूर है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को अर्थ सन से सबसे ज़्यादा दूर है, पर फिर भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप देखेंगे कि इस टाइम में क्या होता है, समर होता है। इस टाइम में समर क्यों होता है? क्योंकि जो नॉर्दर्न फेस है अर्थ का, नॉर्दर्न फेस सन के क्लोज होता है, ठीक है। तो ये जो टिल्ट है या लैटिट्यूडनल पोजीशन है, ये इस पर ये देखिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो लैटिट्यूड है वो क्या रहता है इस टाइम में, सन के क्लोज रहता है। लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर का जो लैटिट्यूड है वो इस टाइम में क्या रहता है, सन से फार दूर रहता है दोस्तों। तो लैटिट्यूडनल पोजीशन से बिल्कुल आप इंसोलेशन उस पर डिपेंड करेगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो 1 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। सो समझ लीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स विच अफेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ इंसोलेशन। यानी इन सभी में से बताना है दोस्तों कि कौन कौन से फैक्टर इंसोलेशन को इम्पैक्ट करते हैं। इंसोलेशन क्या होता है? द हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ, ठीक है, हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम द सन। तो ये होता है इंसोलेशन। तो लेंथ ऑफ द डे पर ये इंसोलेशन वेरी करेगा, बिल्कुल करेगा। रोटेशन ऑफ अर्थ पर डिपेंडेंट रहेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि जो साइड सन को फेस करेगा उधर हीट रिसीव होगी, जो साइड सन को फेस नहीं करेगा उधर हीट रिसीव नहीं होगी। एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी, अगर क्लाउडेड स्काई रहेगा दोस्तों, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि इधर सन है और ये है ट्रॉपिक्स। तो ट्रॉपिक्स जो है ये है इक्वेटर, और ये हो गया आपका ट्रॉपिक्स 23.5 नॉर्थ, और ये हो गया 23.5 साउथ। अब देखिए, आपको लगना चाहिए कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंसुलेशन कहाँ पर होगा, इक्वेटर पे होगा, और ट्रॉपिक्स पर क्या होगा, उससे कम इंसुलेशन होगा। ये बात सच है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इक्वेटर वाला रीजन है ये होता है क्लाउडेड। अब यहाँ पर आ गया क्लाउड, तो इस इक्वेटर पर मैक्सिमम हीट रिसीव नहीं हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम हीट कहाँ रिसीव हो रहा है, ट्रॉपिक पर, जो कि थोड़ा लेस क्लाउडेड रीजन होता है। तो एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए, इक्वेटर पर मैक्सिमम हीट रिसीव ना होकर के क्या हो जाता है, ट्रॉपिक्स पर मैक्सिमम हीट रिसीव होता है। तो इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। फिर फोर्थ देखिए, लैंड कन्फिग्रेशन। मान लीजिए इधर से सन रेज आ रही है और ये एक पहाड़ है, तो इस साइड तो पूरा आपको प्रकाश मिलेगा, और लेकिन इस साइड क्या मिलेगा, पूरा अंधकार मिलेगा। तो लैंड कन्फिग्रेशन पर वेरी करेगा। ग्रेविटेशनल पुल, अब दोस्तों ये तो
आप खुद समझ सकते हैं कि उस पर कोई वेरी नहीं करेगा। टाइडल वेव्स, अब टाइडल वेव्स से इंसुलेशन का कोई लेना देना नहीं है। फिर एक्सियल टिल्ट ऑफ अर्थ बिल्कुल करेगा, क्योंकि टिल्ट जिस डायरेक्शन में रहेगा, यानी जो मतलब सन है, सन की तरफ अगर नॉर्दर्न टिल्ट रहेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का टिल्ट रहेगा तो उधर ज़्यादा हीट रिसीव होगा, और सन की तरफ अगर साउदर्न हेमिस्फेयर टिल्टेड रहेगा तो उधर ज़्यादा हीट रिसीव होगा। और इसी आधार पर हम लोग समर्स और विंटर्स भी डिसाइड करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और साउदर्न हेमिस्फेयर में। एनीवेज, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका 1, 2, 3, 4 एंड 6, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, और यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए, इनमें से बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ग्रेटर द एरिया कवर्ड बाय द सन रेज मोर इज द हीट पर यूनिट एरिया, ये तो वाहियात स्टेटमेंट है। एक सन रे है, ठीक है, वो इतने से एरिया में अब हीट कर रही है, ठीक है, और उतनी ही बड़ी सन रे है, वो इतने बड़े एरिया को हीट कर रही है, ठीक है। तो पर यूनिट एरिया हीट क्या होगा, यहाँ पर तो कम हो जाएगा ना, पर यूनिट हीट पर यूनिट एरिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उतने ही हीट से, उतने ही एनर्जी से अब इसको ज़्यादा एरिया को हीट करना पड़ रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्चुअली इनकरेक्ट। ग्रेटर द एरिया कवर्ड बाय द सन रेज, लेस इज द हीट पर यूनिट एरिया होगा, ना कि मोर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सेकेंड देखिए, स्लैंट रेज सफर ग्रेटर स्कैटरिंग एंड डिफ्यूजन कंपेयर टू डायरेक्ट रेज, बिल्कुल सही बात है। जो स्लैंटिंग रेज होती है दोस्तों, क्योंकि क्या है ना, उसका डायरेक्शन, उसका डिस्टेंस भी लंबा हो जाता है, वो ज़्यादा डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगी तो उसको रास्ते में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स उससे टकराएंगे, क्लाउड्स उससे टकराएंगे, ठीक है, तो उसको स्कैटरिंग, डिफ्यूजन, इन सब के लिए ज़्यादा ऑप्शन मिलेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। फिर थर्ड देखिए, हायर लैटिट्यूड्स मेक ग्रेटर एंगल विद द अर्थ सरफेस। तो दोस्तों देखिए, हायर एल्टीट्यूड लैटिट्यूड्स मेक्स ग्रेटर एंगल विद द अर्थ सरफेस। देखिए, पहला गलत है, दूसरा सही है। तीसरे के लिए मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। पहला गलत है, दूसरा सही है। तीसरे का देखिए, ये है अर्थ सरफेस, ठीक है, ये है सन से आती हुई रे, ठीक है, ये है मान लो इक्वेटर। तो इसका लैटिट्यूड क्या है, इधर है लो, और जैसे जैसे इधर जाएंगे तो लैटिट्यूड क्या होता जाएगा, हाई। अब सोचिए, यहाँ पर ये एंगल कितना बना रहा है सरफेस के साथ, 90 डिग्री। यहाँ पर जैसे ये हो गया, यहाँ सरफेस के साथ ये 90 डिग्री एंगल से क्या बना रहा है, ये तो थोड़ा कम ही एंगल बना रहा है। देख लीजिए, 90 से ये कम एंगल बना रहा है। तो हायर लैटिट्यूड मेक्स ग्रेटर एंगल, नहीं, मेक्स लेसर। जैसे हायर लैटिट्यूड पर जो सन रेज है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया है, सन रेज बताना चाहिए, उसी की बात की जा रही है। ये सन रेज हायर लैटिट्यूड पर क्या करेगा, ग्रेटर एंगल बनाएगा अर्थ सरफेस के साथ, नहीं, लेस एंगल बनाएगा अर्थ सरफेस के साथ, ठीक है। ये देख लीजिए ना, यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, लेकिन यहाँ तो 90 डिग्री से कम ही बना रहा है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, इसका ऑप्शन नंबर, अच्छा, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो 1 और 3 हो गया आपका इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसको देख लीजिए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इन स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट आंसर खोजना है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर खोजना है, तो चलिए स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। द इंसोलेशन रिसीव्ड बाय द लैंड पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये गलत है। देखिए, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन किसको बोलते हैं, आपको पता होगा कि ये अर्थ है, सन से जो हीट आई, अर्थ सरफेस को हीट कर दिया। अब अर्थ सरफेस तो हीट हो गई, अब अर्थ सरफेस से जो हीट रिलीज होगी उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जो सन से आती है उसको बोलते हैं इंसोलेशन, और अर्थ से जो निकल रही है उसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्चुअली इनकरेक्ट। सेकेंड देखिए, द एब्जॉर्प्शन ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस बाय द एटमॉस्फेरिक गैसेस जनरेट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, बिल्कुल सही बात है कि जब ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यहाँ से निकली तो ये सीधे एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं चली गई, इसको बीच में कुछ देर तक के लिए क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया गया, CO2 के द्वारा, वाटर वेपर के द्वारा, ठीक है, फिर मीथेन के द्वारा, मीथेन का फॉर्मूला क्या था, CH4, एंड इसी टाइप के और जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके द्वारा इसको क्या कर लिया जाता है, कुछ देर तक कैप्चर। देखिए, एक बात याद रखिए कि अर्थ
जितना हीट रिसीव करती है उतना ही हीट रिलीज करती है, ठीक है। बस रिसीव करने से लेकर के रिलीज करने के बीच में ये थोड़े देर के लिए उसको ट्रैप कर लेती है, और इसी के कारण अर्थ का सरफेस जो है या अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या रहता है, वार्म रहता है। अब ये जो थोड़े देर के लिए ट्रैप करने का काम कर रही है वो कौन कर रही है, वो CO2, CH4, वाटर वेपर, ये सभी लोग इसका काम कर रहे हैं, इस हीट को थोड़ी देर तक के लिए ट्रैप करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिसके कारण कि हमारा एटमॉस्फेयर वार्म रहता है, मतलब लिवेबल एटमॉस्फेयर है। लेकिन अगर इन गैसेस की मात्रा बढ़ती जाए तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट को क्या किए रहेंगे, ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा देर तक के लिए ट्रैप किए हुए रहेंगे। अंततः तो ये चलो रिलीज हो जाएगा, बट ये जितनी ज़्यादा देर तक उसको ट्रैप किए हुए रहेंगे हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर उतना ही बढ़ता जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो इसी से हम लोगों को बचना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये अब कंडीशन ऐसी आ गई है, ये हम लोग को लाभ पहुंचाने से ज़्यादा हानि पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए CO2 और मीथेन वगैरह की मात्रा को कम करनी है। तो आपको पता है इसके लिए एक फ्रेमवर्क बना है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो क्या है आपका, करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसको देख लीजिए। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द हीटिंग ऑफ अर्थ। तो अर्थ के हीटिंग से रिगार्डिंग जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपसे पूछा जा रहा है। पहला देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ इज डिटरमाइंड बाय इट्स एल्बिडो। बिल्कुल, ये एल्बिडो का डेफिनेशन ही यही है कि जैसे अगर जितना हीट आ रहा है, मान लीजिए 100 यूनिट हीट आ रहा है और 30 यूनिट हीट जो है सरफेस पर पहुंचने से पहले ही रिटर्न कर दिया गया, यानी रिफ्लेक्ट कर दिया गया, तो इसका एल्बिडो कितना हो गया, 35% हो गया। अर्थ का एल्बिडो कितना हो गया, 35% हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट, बट वी हैव टू सर्च फॉर इनकरेक्ट। सेकेंड देखिए, द अर्थ रिटर्न्स द इंटायर हीट रिसीव्ड टू द एटमोस्फेयर टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, अर्थ जितनी हीट रिसीव करती है उतनी ही हीट को क्या करता है, लौटा भी देता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हीट बैलेंस। और हीट बैलेंस के कारण ही क्या होता है, जो टेम्परेचर है एटमोस्फेयर का वो मेंटेन रहता है। थर्ड ऑप्शन देखिए, द मैक्सिमम इंसोलेशन इज रिसीव्ड बाय द अर्थ एट द इक्वेटर। बिल्कुल गलत, मैंने आपको बताया कि इवन दो इक्वेटर पर मैक्सिमम इंसोलेशन रिसीव होना चाहिए, बट जो इक्वेटर है वो उस रीजन का जो ये होता है एटमॉस्फेयर होता है वो क्लाउडेड होता है। क्लाउड्स क्या करती है, इस हीट को रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन जो इक्वेटर से थोड़ी सी दूर पर जो ट्रॉपिक्स है वहां पर क्लियर स्काई होती है, तो मैक्सिमम हीट ट्रॉपिक्स के आसपास रिसीव होती है दोस्तों। तो इवन दो लॉजिकली इक्वेटर के पास रिसीव होना चाहिए मैक्सिमम हीट, बट मैक्सिमम हीट रिसीव होता है ट्रॉपिक्स के आसपास में। तो सी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड आवर राइट आंसर हो जाएगा सी। बाकी फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए, हालांकि अब तो ये सही ही है। देयर इज ए पॉजिटिव नेट रेडिएशन रिसीव्ड नियर द ट्रॉपिक्स। हाँ, तो ट्रॉपिक्स के पास क्या होता है, एक्स्ट्रा हीट रिसीव होती है, और पोल के पास क्या होती है, लेस हीट रिसीव्ड होती है, ठीक है। ट्रॉपिक्स के पास एक्स्ट्रा हीट रिसीव होती है, पोल के पास लेस हीट रिसीव होती है। तो डी इज द ऑल्सो राइट स्टेटमेंट। लेकिन करेक्ट आंसर हमारा क्या है, सी, बिकॉज वी आर सर्चिंग फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो फिफ्थ का राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं सिंपल है कि नहीं ये तो पढ़ने पर पता चलेगा, बट सिंपल काम है कि करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो चलिए पहला देखते हैं, अर्थ एटमॉस्फेयर इज हीटेड डायरेक्टली बाय द इंसोलेशन ऑफ द सन। अच्छा, अर्थ का एटमॉस्फेयर कह रहा है कि डायरेक्टली हीट होता है इंसोलेशन ऑफ द सन से, ये बिल्कुल गलत है। अर्थ का एटमॉस्फेयर सन सोलर इंसोलेशन से हीट नहीं होता है, वो होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से हीट। पहले जो इंसोलेशन है वो अर्थ सरफेस को हीट करती है, और फिर इस सरफेस से जो रेडिएशन निकलता है वो एटमॉस्फेयर को हीट करता है दोस्तों, ठीक है। डायरेक्ट सन से जो इंसोलेशन आती है वो मात्र 14% एब्जॉर्ब होती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। लेकिन बाकी 48% के आसपास जो है ये इधर से निकलता है, आपका टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से ही हीट होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्चुअली इनकरेक्ट। आप सेकेंड देखिए,
द नॉर्मल लैप्स रेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेसर टेम्परेचर एट हायर एल्टीट्यूड्स। तो देखिए नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है, ये देखिए पहला तो इनकरेक्ट है, दूसरा समझिए। नॉर्मल लैप्स रेट, अब आप एक पोजीशन से ऊपर जाना शुरू कर दीजिए एटमॉस्फेयर में, तो हर 1 किलोमीटर हाइट के साथ आपका टेम्परेचर जितना रिड्यूस हो रहा है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, तो नॉर्मल लैप्स रेट ही रिस्पॉन्सिबल है कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं, हाइट पे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपका टेम्परेचर घट रहा है। और नॉर्मल लैप्स रेट होता है कितना है, 6.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये फिनोमिना आपको सिर्फ लेकिन ट्रोपोस्फेयर में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ हाइट, बट ट्रोपोस्फेयर के साथ से ऊपर जैसे आप स्ट्रेटोस्फेयर में जाएंगे तो टेम्परेचर विल इंक्रीज विद द हाइट। ठीक है, और उसके बाद फिर स्ट्रेटोस्फेयर के बाद फिर मेसोस्फेयर में जाएंगे तो अगेन दिस विल बी रिवर्स्ड, कि फिर हाइट के साथ टेम्परेचर घटेगा, और मेसोस्फेयर के ऊपर फिर एक्सोस्फेयर में जाएंगे तो अगेन फिर हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। बाकी ये लेकिन नॉर्मल लैप्स रेट जो है दिस इज अ फिनोमिना ऑफ ट्रोपोस्फेयर एंड इट इज राइट स्टेटमेंट। तो सेकेंड इज राइट। थर्ड देखिए, लैंड पोर्शंस ऑफ द अर्थ आर सब्जेक्टेड टू ग्रेटर टेम्परेचर चेंजेस। बिल्कुल आपको पता है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? Specific heat capacity is the heat received by any object to increase its temperature by 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द अर्थ जितनी होती है उसकी 3.5 गुना होती है वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो इसका मतलब अर्थ यानी लैंड को हीट करने के लिए हम लोग को कम ही एनर्जी चाहिए। ठीक है, लैंड को हीट करने के लिए कम ही एनर्जी चाहिए, तो जो लैंड पोर्शन जो है वो उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा चेंज होगा। लेकिन वाटर को हीट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम लोग को ज़्यादा हीट चाहिए। इनफैक्ट 3.5 टाइम्स ज़्यादा हीट चाहिए, ऐसे आप समझ लीजिए। तो वाटर की टेम्परेचर को रेज करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, ज़्यादा हीट देना होगा। ठीक है, बट हीट तो लगभग कॉन्स्टेंटली ही बढ़ रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा वेरी करेगा वाटर की तुलना में। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सेकेंड और थर्ड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी 2 and 3 ओनली इज द राइट आंसर। इसको देख लीजिए, देखने की वैसे आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स को देखिए और करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करिए। पहला है द आइसोथर्म्स ऑफ द साउदर्न हेमिस्फेयर सो ग्रेटर डेविएशन कंपेयर टू द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अब मेरी बात समझिए कि जो ये अर्थ है, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये है साउदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है वो है कॉन्टिनेंट डोमिनेटेड यानी लैंड डोमिनेटेड। यहाँ पर 40% लैंड है, देखिए लैंड डोमिनेटेड है, फिर भी 50% से कम ही लैंड है, और ओशन जो है 60% है। ठीक है, 60% ओशियन है। लेकिन जो साउदर्न हेमिस्फीयर है वो है ओशन डोमिनेटेड, क्योंकि यहाँ पर मात्र 20% लैंड है और 80% यहाँ पर ओशियन है दोस्तों। ठीक है, तो इस बात को आप देख लीजिए। अब क्या होगा कि आपको पता चल गया है प्रॉपर्टी लैंड और ओशन दोनों की, कि यहाँ पर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लैंड और ओशन का, यहाँ पर भी लैंड और ओशन का। अब सोचिए साउदर्न हेमिस्फीयर में जो आइसोथर्म है, आइसोथर्म क्या होता है, आइसोथर्म इज द इक्वल टेम्परेचर के प्लेसेस को कनेक्ट करने वाली लाइन को बोलते हैं हम लोग आइसोथर्म। ठीक है, तो दोस्तों ये तो पूरी ओशन ही है, जब लगभग 80% है तो मैक्सिमम ये ओशन ही है। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्यों वेरी करेगा? ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर इसका आइसोथर्म लगभग क्या होगा, आपके लैटिट्यूड के पैरेलल ही जाएगा। लेकिन जहाँ पर लैंड और ओशन बीच बीच में मतलब कहीं लैंड हो कहीं ओशन, कहीं लैंड कहीं ओशन, तो वहाँ क्या होगा, आपको पता है कि लैंड का टेम्परेचर जल्दी बढ़ता है, अर्थ का ये ओशन का टेम्परेचर देर से बढ़ता है, या तो उस कंडीशन में क्या होगा, लैंड और ओशन के पास आपको ये आइसोथर्म आपका क्या होगा, बेंडिंग इसके देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो ग्रेटर डेविएशन साउदर्न हेमिस्फीयर में नहीं होगा, बस इतना याद रखिए कि ग्रेटर डेविएशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज लैंड डोमिनेटेड हेमिस्फीयर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर सेकेंड स्टेटमेंट को देखिए दोस्तों, ड्यूरिंग विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म्स बेंड टुवर्ड्स साउथवर्ड अलॉन्ग द कॉन्टिनेंट्स। अब देखिए मैं इसको डायग्राम से ही बता पाऊंगा आपको। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, ड्यूरिंग विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, जो भी है, तो हम लोग आ जाते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ये हो गया आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, यानी इक्वेटर, इसके ऊपर है क्या है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। और यहाँ पर हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, हम लोग ये ड्रॉ करना
आइसोथर्म्स ड्रॉ करना शुरू करते हैं। ये है लैंड, ये है ओशन और ये है लैंड। ठीक है, तो अब देखिए ठंडी का दिन है तो लैंड, अब यहाँ पर मान लीजिए ये है 5 डिग्री सेल्सियस, ये 10 डिग्री सेल्सियस, ये 15 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से मान लीजिए ये 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, लैंड पर। अब सोचिए कि विंटर में क्या होगा, लैंड ज़्यादा ठंडा होगा कि कम ठंडा होगा? विंटर में लैंड होगा ज़्यादा ठंडा। ठीक है, तो इसका और ओशन क्या होगा, कम ठंडा। यानी ये इसी रीजन में यहाँ पर 15 डिग्री नहीं होगा, यहाँ पर होगा जो टेम्परेचर वो होगा 20 डिग्री। तो ये 20 डिग्री वाला यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर 20 डिग्री, और 15 डिग्री वाला इधर कहाँ चला जाएगा, ये 10 डिग्री के आसपास चला जाएगा। ये बात समझ रहे हैं? एक ही लैटिट्यूड पर ओशन क्या होगा, गर्म। यानी ओशन का एरिया यहाँ पर मान लीजिए 20 डिग्री है, तो लैंड यहाँ पर क्या होगा 15 डिग्री। ठीक है, तो जो आइसोथर्म है वो क्या हो रहा है, देखिए किधर आ रहा है, इधर से आते आते लैंड ओशन बाउंड्री पर ये किधर मूव कर रहा है, साउथवर्ड ये मूव कर रहा है। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका क्या होगा, हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी फर्स्ट इनकरेक्ट था, हम लोगों ने बताया था। ये आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये मुझे बता दीजिए कि जैसे इस पोजीशन पर अगर ओशियन की टेम्परेचर है 15 डिग्री, तो इसी पोजीशन पर जो अर्थ है यानी लैंड है उसकी पोजीशन होगी 10 डिग्री। ठीक है, तो 10 डिग्री वाला इधर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये 15 डिग्री है, लेकिन ये किधर मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, 5 डिग्री की तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसकी बेंडिंग किधर हो रही, साउथवर्ड। ये ऊपर है नॉर्थ और नीचे है साउथ, इसकी बेंडिंग हो रही है साउथवर्ड। ठीक है, तो आप इसको समझ लीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 7th का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, विथ रेफरेंस टू टेम्परेचर इन्वर्जन से रिलेटेड पहला है कंसिडर द फॉलोइंग कंडीशंस। फिर पूछ रहा है विच ऑफ द कंडीशंस आर आइडियल फॉर टेम्परेचर इन्वर्जन, यानी इनमें से कौन कौन से कंडीशंस आइडियल हैं टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए। ठीक है, तो पहला जो है एयर ड्रेनेज, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आपको टेम्परेचर इन्वर्जन माउंटेन और वैली में देखने के लिए मिलता है। ये माउंटेन है और नीचे है वैली। तो माउंटेन और वैली में टेम्परेचर इन्वर्जन क्यों देखने के लिए मिलता है, क्योंकि रात में क्या होता है, यहाँ का हवा जो है बहुत भारी हो जाता है, यानी ये ठंडी हवा बहुत भारी हो जाती है और ये नीचे एकदम फ्लो होती है, तो इसी को बोलते हैं एयर ड्रेनेज। ठीक है, तो ये एयर ड्रेनेज क्या कर रहा है, टेम्परेचर इन्वर्जन में हेल्प कर रहा है। अब ये ठंडी हवा क्या आ गई, नीचे आ गई, तो नीचे हो गया ठंडा, कोल्ड, और यहाँ पर जो वार्म एयर थी नीचे में वो ऊपर उठ गई, तो ऊपर क्या हो गया, वार्म। ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाते हैं जनरली क्या होती है, टेम्परेचर हमारी घटती है। जनरल फिनोमिना है कि जैसे जैसे हम लोग हाइट पर जाते हैं टेम्परेचर घटती है, बट अब यहाँ पर हम लोग जैसे जैसे हाइट के साथ ऊपर जाएंगे टेम्परेचर क्या होगी, हमारी बढ़ेगी। दिस इज टेम्परेचर इन्वर्जन और दिस हैज बीन फैसिलिटेटेड बाय एयर ड्रेनेज। ऊपर से एयर ये जो नीचे ड्रेन की तरफ बही, उसी के कारण से ये टेम्परेचर इन्वर्जन पॉसिबल हुआ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। सेकेंड देखिए, डिस्टेंस फ्रॉम सी लेवल से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसको काट दीजिए। फिर देखिए विंटर नाइट्स विथ क्लियर स्काई, बिल्कुल देखिए टेम्परेचर इन्वर्जन का बहुत सारा फेनोमिना, मतलब बहुत सारे जो फीचर्स हैं उनमें से है विंटर नाइट, ठीक है, ड्राई वेदर, ठीक है, स्टेबल वेदर, क्लाउडलेस वेदर। तो ये सारी जो है ना एकदम की फीचर्स हैं टेम्परेचर इन्वर्जन के। तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी, 1 and 3 ओनली इज द राइट आंसर। तो देख लीजिए, आई क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज करेक्ट रिगार्डिंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द एयर। तो ठीक है, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है, यानी 3 इनकरेक्ट है और 1 ही करेक्ट है, ये तो पता चल ही गया क्योंकि 1 ही करेक्ट है, वही बताना है। तो पहला देखिए, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज वीक इन प्लेसेस ऑफ क्लोज्ड आइसोबार्स। देखिए दोस्तों, हर आइसोबार एक प्रेशर रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ये है 15, मतलब 15 तो नहीं, जैसे ये है, ये एक लाइन है 850 मिलीबार, ठीक है, ये एक लाइन है
900 मिलीबार, ठीक है, और ये एक लाइन है 950 मिलीबार, ठीक है। तो अब इस लाइन से इस लाइन तक जाएंगे जब तक हम लोग, तब तक प्रेशर कितना चेंज होगा, 50 मिलीबार चेंज होगा। लेकिन अगर ये दोनों लाइन नज़दीक आ जाए तो 50 मिलीबार चेंज करने के लिए क्या होगा, इतना ही दूर ट्रेवल करना होगा, है ना। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज वीक इन प्लेसेस ऑफ क्लोज्ड आइसोबार्स। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होगा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग मतलब थोड़ी दूरी में ही क्या हो रहा है, ज़्यादा प्रेशर चेंज हो जा रहा है, ना कि ये क्लोज्ड आइसोबार है और ये क्लोज्ड आइसोबार नहीं, मतलब यहाँ आइसोबार्स नज़दीक नज़दीक में है। तो नज़दीक नज़दीक में जब आइसोबार होगा तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होगा, वहाँ पर ज़्यादा होगा, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। थोड़े से डिस्टेंस बढ़ने पर ही क्या हो रहा है, ज़्यादा प्रेशर बढ़ जा प्रेशर चेंज हो जा रहा है। पर यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ने पर जा करके उतना ही प्रेशर चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या होगा आपका, इनकरेक्ट हो गया। बाकी सेकंड देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स डज नॉट कॉज एनी इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ द विंड। सो बिल्कुल गलत। फ्रिक्शनल फोर्स तो विंड के स्पीड को कम ही करती है ना, इसीलिए तो आपको बोला था ना, कोस्टल एरियाज में मैनग्रोव प्लांटेशन करिए। मैनग्रोव प्लांटेशन से क्या होगा, सुनामी या साइक्लोन के दौरान जो बहुत तेज विंड आएगी, उस विंड को ये मैनग्रोव प्लांटेशन क्या करेगा, स्टॉप करेगा फ्रिक्शन के कारण। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड देखिए, द कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट्स द विंड टू द राइट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। बिल्कुल गलत। देखिए कोरियोलिस फोर्स का याद कर लीजिए। कोरियोलिस फोर्स नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ में राइट हैंड साइड, ठीक है, और साउथ में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और नॉर्थ में साइक्लोन का हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, साइक्लोन का एंटी क्लॉकवाइज, और साउथ में साइक्लोन का क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। फिर नॉर्थ में एंटी साइक्लोन का हो जाएगा क्लॉकवाइज, और साउथ में एंटी साइक्लोन का क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से आप पूरा याद रखिए। लेकिन बस एक याद रखिए अभी फिलहाल कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड मूव करता है, ठीक है। तो सी इज भी क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया दोस्तों। अब डी देखिए। अब वैसे तो करेक्ट पूछा जा रहा था, ए बी सी तीनों इनकरेक्ट ही है, तो डी ही करेक्ट है। लेकिन फिर भी इसको देख लीजिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैटिट्यूडनल एंगल। बिल्कुल सही बात है। जो कोरियोलिस फोर्स होता है, कोरियोलिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड एंगल है, ठीक है। तो जो लैटिट्यूड जितना ज़्यादा रहेगा, देखिए आपको पता है कि इक्वेटर पर लैटिट्यूड कितना होता है, 0 होता है। तो इसीलिए इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स भी क्या होगा, 0। इक्वेटर पर जो विंड है वो अनडिफ्लेक्टेड पास करेगी दोस्तों, ठीक है, यानी ये ऐसे सीधे सीधे पास करेगी। बाकी जगह पर ये तो ये इधर मूव कर जाएगी या इधर मूव करेगी, ठीक है। माने इसका डिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलेगा बाकी जगह पर, ठीक है। और ये डिफ्लेक्शन जैसे जैसे इक्वेटर से जितना दूर जाएंगे उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। बट आपका इक्वेटर पर क्या होगा, कोरियोलिस फोर्स 0 लगेगा और विंड क्या होगी, अनडिफ्लेक्टेड पास होगी। तो इससे ये पता चलता है कि कोरियोलिस फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो लैटिट्यूडनल एंगल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना लैटिट्यूडनल एंगल बढ़ाएंगे उतना ही कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट हम लोग को ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड डी इज द राइट आंसर। तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। इन इवेंट्स को देखिए, और विच ऑफ द एबव फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेनेटरी विंड्स। तो प्लेनेटरी विंड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में इनमें से कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इससे पहला है रोटेशन ऑफ अर्थ। दोस्तों ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, ठीक है। ऑसिलेटिंग प्रेशर बेल्ट्स, ये भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स है। आपको पता है कि जैसे जो ट्रेड विंड्स होती है या फिर जो वेस्टर्लीज होती है, ठीक है, या फिर पोलर ईस्टर्लीज जो होती है, ये सब अपना जो फ्लो का जो लैटिट्यूड है वो थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहती है साल में। क्यों? क्योंकि ये प्रेशर बेल्ट्स ऑसिलेट करते रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड,
ठीक है, ये है 25 डिग्री नॉर्थ, ये 25 डिग्री साउथ। ठीक है, तो 25 डिग्री नॉर्थ और 25 डिग्री साउथ से, 25 डिग्री नॉर्थ से क्या आ रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न ईस्टर्ली ट्रेड विंड, और 25 डिग्री साउथ से क्या आ रहा है, साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स। यहाँ 0 डिग्री पर प्रेशर यहाँ पर बहुत लेस है, तो ये सारा विंड क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, ऐसे ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, फिर ये ऊपर उठ करके यहाँ से ऊपर जाते जाते क्या हो जाएगा, डाइवर्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, डाइवर्स हो जाएगा, डाइवर्स होकर के कुछ विंड नीचे जाएगा। ठीक है, नीचे यहाँ पर आना है 25 डिग्री नॉर्थ पर, ये विंड क्या हो रहा है, सबसाइड कर रहा है। सबसाइड करने के साथ साथ ये दो डायरेक्शन मूव किया, एक तो इधर मूव किया जिसको क्या बोले हम लोगों ने, ट्रेड विंड्स। ठीक है, और एक इधर मूव करेगा जिसको बोला जाएगा वेस्टर्लीज। ठीक है, फिर ये लगभग 60 डिग्री के आसपास तक ये ऐसे मूव करेगा। 60 डिग्री के आसपास क्या होगा, फिर यहाँ पर लो प्रेशर इसको देखने के लिए मिलेगा, और फिर ये ऊपर उठेगा। ठीक है, ऊपर उठ करके यहाँ से ये दो डायरेक्शन में डाइवर्स होगा, एक तो पोल की तरफ और एक इधर। ठीक है, एक इधर और एक पोल की तरफ। फिर यहाँ 90 डिग्री पर ये फिर से क्या होगा, नीचे आएगा दोस्तों। फिर यहाँ से ये इधर की तरफ मूव करेगा। इस वाले सेल को जो 0 से 25 डिग्री नॉर्थ के बीच में हो रहा है ये, और इधर भी 0 से 25 डिग्री साउथ के भी बीच में हो रहा है। ठीक है, इधर वाला हम लोगों ने नहीं बनाया, दिस साइड वाला हम लोगों ने डायग्राम नहीं बनाया क्योंकि इधर कुछ कुछ लिखा हुआ है ना। तो इस वाले सेल को हम लोग बोलते हैं हैडली सेल। ठीक है, इस वाले सेल को बोलते हैं हम लोग फेरल सेल, और इसको बोलते हैं हम लोग पोलर सेल। ठीक है, हेडली, फेरल, पोलर, वो सब तो ठीक बात है, लेकिन ये आप समझ गए कि ये प्रेशर, अब ये जो यहाँ पर क्या है ना, 0 डिग्री पर अभी क्या है, ITCZ है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, यानी ये लो प्रेशर एरिया है। अगर ये लो प्रेशर एरिया इस 0 डिग्री से शिफ्ट होकर के इधर आ जाए, 25 डिग्री के आसपास आ जाए, तो ये वाला पोर्शन भी इधर शिफ्ट हो जाएगा दोस्तों। तो थोड़ा थोड़ा सभी में शिफ्टिंग देखने के लिए मिलेगी। तो ये आप रफली ऐसे भी आप क्लाइमेटोलॉजी अगर पढ़ के आए तो आपको ये सब पता होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ये करेक्ट था, सेकेंड करेक्ट था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी पर भी निर्भर करेगा दोस्तों। आपको पता है कि लैंड और सी के आधार पर एक तो लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, ये सभी मॉडिफाई करती हैं आपकी प्लानिटरी विंड्स को। ठीक है, तो चलिए थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। फिर फोर्थ देखिए, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून, ये पुल वूल से कुछ नहीं होगा, फोर्थ हटा दीजिए। सन स्पॉट साइकिल, इससे भी कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए, आई क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू प्लानिटरी विंड्स, तो प्लानिटरी विंड से रिलेटेड स्टेटमेंट्स पूछा जा रहा है। ठीक है, और करेक्ट स्टेटमेंट हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। द ट्रेड विंड्स ब्लो टुवर्ड्स द इक्वेटर वाइल द वेस्टर्लीज ब्लो टुवर्ड्स द पोल्स। बिल्कुल सही बात है। देखिए, वेस्टर्लीज पोल्स तक जाती नहीं है, लेकिन इनका डायरेक्शन टुवर्ड्स द पोल ही है। जैसे ये अर्थ है ना, ठीक है, तो ये अर्थ है आपका, तो आपका ये हो गई आपकी ईस्टर्लीज। ईस्टर्लीज इधर से आएगी नॉर्थ में, और इधर से आएगी साउथ में। ठीक है, तो देखिए कहाँ से आ रही है, ये आ रही है आपका, इसका डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट से, ये चली है नॉर्थ ईस्ट से, इधर से चल रही है ना, तो नॉर्थ ईस्ट से चली, तो जिस डायरेक्शन से विंड चलती है वही उसका नाम होता है। तो ये होगी नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड, और ये साउथ ईस्ट से चली है, इसका नाम हो गया साउथ ईस्टर्ली ट्रेड विंड। ठीक है, फिर यहाँ इधर 25 डिग्री के ऊपर क्या हो रहा है, तो 25 डिग्री के ऊपर इधर वेस्टर्ली विंड चल रही है। ठीक है, वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज। देखिए ना, इसका डायरेक्शन किधर है, पोल की तरफ। हालांकि ये पूरा पोल तक नहीं जाएगी, ये इधर ही तक सीमित है। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन टुवर्ड्स पोल है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका, करेक्ट है। फिर देखिए, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज क्रिएटेड एट द कन्वर्जेंस ऑफ वेस्टर्लीज एंड ट्रेड विंड्स। गलत बात है। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यहाँ बनता है जहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स जहाँ पर कन्वर्ज करती है। ठीक है, ना कि वेस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स जहाँ पर कन्वर्ज करती है। पहली बात तो वेस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स कन्वर्ज नहीं करती है, वो एक ही पॉइंट से डाइवर्ज करती है। 25 डिग्री के आसपास से एक तरफ तो आती है ट्रेड विंड्स और दूसरी तरफ जाती है वेस्टर्लीज। तो सेकेंड स्टेटमेंट एक्चुअली इनकरेक्ट है। फिर थर्ड देखिए, द एयर फ्लो अराउंड द इक्वेटर इज द
ईस्टर्लीज, हाँ तो इक्वेटर के अराउंड क्या फ्लो कर रहा है, देखिए ना ईस्टर्लीज फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए। देखिए यहाँ पर इधर प्रेशर सेल्स पूछ बताया हुआ है और यहाँ इनकरेक्टली मैच्ड पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि ट्रॉपिक के रीजन में क्या होता है, हेडली सेल्स, ठीक है। मतलब हेडली सेल्स कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये देखिए 0 डिग्री, और यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर, ठीक है। तो लो प्रेशर ये वाले रीजन में क्या होता है, हेडली सेल, और ये है आपका सब ट्रॉपिकल रीजन जो कि जहाँ पर हाई प्रेशर होता है उसको बोलते हैं हम लोग फेरल सेल। और फिर पोल वाले रीजन में बनता है आपका पोलर सेल्स। तो हेडली सेल्स हो जाएगा ट्रॉपिकल लो से रिलेटेड, फेरल सेल हो जाएगा आपका सब ट्रॉपिकल हाई से रिलेटेड, और पोलर सेल हो जाएगा पोलर हाई से रिलेटेड, ठीक है। तो 1 और 2 इनकरेक्टली मैच्ड है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। सो देख लीजिए, आई क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पर भी करेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए एटमॉस्फेरिक एयर सर्कुलेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू ओशंस। बिल्कुल सही बात है। वैसे भी ओवरऑल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो होती है उसका 87% पार्ट कौन करता है, वो एयर सर्कुलेशन करती है, और बाकी बचा हुआ 13% पार्ट जो ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है वो ओशियंस करती है। उसमें ओशियानिक करेंट भी हैं, टाइड्स भी हैं, सब कुछ है, ठीक है। तो ये हो गया एनर्जी ट्रांसफर टोटल 87% बाई एयर, 13% बाई ओशियंस। तो 1 इज करेक्ट। सेकंड देखिए, देर इज ए यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर टू ओशियन करेंट्स। ये गलत बात है दोस्तों। मैंने बताया कि देखिए मैक्सिमम एनर्जी तो ट्रांसफर हो रही है एयर के द्वारा, लेकिन कुछ एनर्जी जो ओशंस के द्वारा भी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। जैसे साइक्लोन्स के केस में क्या होगा कि ज़्यादा एनर्जी जनरेट हो जाएगी ओशियंस के ऊपर, और वहाँ से एनर्जी ट्रांसफर होगी एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ओशियन से एटमॉस्फेयर में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया, बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा 13th का ए, 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। आइए 14th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्रंट्स। तो फ्रंट्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हम लोगों को दिया हुआ है और उसमें से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। फिर देखिए वार्म फ्रंट्स आर फॉर्म्ड व्हेन ए वार्म एयर मास पुशेस एंड अपलिफ्ट्स द कोल्डर वन। देखिए मैं सिंपल आपको कहानी बताता हूँ। एक है कोल्ड एयर मास और एक है वार्म एयर मास, ठीक है। जब ये दोनों एयर मास एक दूसरे से टकराएगी तो बनेगा फ्रंट, ठीक है। अब सुनिए, कोल्ड फ्रंट कब बोलेंगे, जब पुश करने का काम, देखिए ये तभी तो टकराएगी ना जब एक क्या करेगा, पुश करेगा, ठीक है। तो पुश करने का काम कौन करे, पुश करने का काम अगर कोल्ड एयर मास कर रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे कोल्ड फ्रंट। पुशिंग करने का काम यानी ढकेलने का काम अगर कोल्ड एयर मास कर रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे कोल्ड फ्रंट। अगर पुशिंग करने का काम अगर वार्म एयर मास कर रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे वार्म फ्रंट, उसको क्या बोलेंगे, वार्म फ्रंट। तो पुशिंग का काम जो करेगा उसी के आधार पर उस फ्रंट का नाम डिसाइडेड होगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, द वार्म फ्रंट्स आर फाउंड व्हेन ए वार्म एयर मास पुशेस, ठीक है। तो पुशिंग करने का काम वार्म एयर मास करेगा। लेकिन अब दूसरा पार्ट पढ़िए, एंड अपलिफ्ट्स द कोल्डर वन। अब हमेशा सोचिए
कि वार्म एयर मास क्या होगा, वार्म एयर मास होगा लाइटर, हल्का होगा, और कोल्ड एयर मास क्या होगा, कोल्ड एयर मास होगा हैवी। ठीक है, तो पुश चाहे जो भी करे, यदि वार्म एयर मास पुश करेगा तो उसको वार्म फ्रंट बोलेंगे, कोल्ड एयर मास पुश करेगा तो उसको कोल्ड फ्रंट बोलेंगे। लेकिन पुश कोई भी करे, हमेशा जो हैवी एयर है यानी कि कोल्ड एयर मास वही नीचे रहेगा और वार्म एयर मास ही हमेशा ऊपर उठेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए एक कद्दू है, कद्दू है और ये चाकू है। ठीक है, तो कद्दू चाकू पर गिरेगा तो कद्दू कटेगा, चाकू कद्दू पर गिरेगा तो चाकू नहीं कटेगा, चाकू भी कद्दू पे गिरेगा तो भी कद्दू ही कटेगा। तो उसी लॉजिक से चाहे वार्म एयर मास पुश करे या कोल्ड एयर मास पुश करे, नीचे हमेशा कौन रहेगा, कोल्ड एयर मास, और अपलिफ्टिंग किसी होगी, वार्म एयर मास की। क्यों? क्योंकि वार्म एयर मास लाइट इन वेट है, सिंपल सी लॉजिक है। तो ये जो कहा है कि वार्म फ्रंट्स आर फाउंड व्हेन वार्म एयर मास पुशेस एंड अपलिफ्ट्स द कोल्डर वन। कोल्डर वन को कैसे अपलिफ्ट करेगा भैया, कोल्डर वन तो हैवी वन है, तो वन क्या होगा आपका इनकरेक्ट। बाकी यहां तक बिल्कुल सही था कि वार्म एयर मास ही पुश करता है, तभी उसको वार्म फ्रंट बोलते हैं। तो फर्स्ट चलो आपका इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड देखो, फ्रंट्स आर द एरियाज ऑफ शार्प चेंजेस इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। बिल्कुल सही बात है, एक तरफ से कोल्ड एयर मास आ रही है, एक तरफ से क्या आ रही है, वार्म एयर मास आ रही है। मान लो ये ऐसा भी हो सकता है कि वार्म एयर मास में क्या हो, वाटर भी हो। ठीक है, यानी इसकी ह्यूमिडिटी हाई हो और इसकी ह्यूमिडिटी क्या हो, लो हो। ठीक है, तो जैसी ये फ्रंट वाले एरिया में क्या होगा, मतलब हम लोग कोल्ड एयर मास से वार्म की तरफ जाएंगे तो तुरंत इससे हम लोग को क्या देखने के लिए मिलेगा, टेम्परेचर चेंज देखने को मिलेगा, ह्यूमिडिटी चेंज देखने के लिए मिलेगा, प्रेशर चेंज देखने के लिए मिलेगा, राइट। तो सेकेंड इज एक्चुअली करेक्ट। फिर थर्ड देखिए, occluded fronts are formed when two cold air masses uplift a comparatively cooler air mass। देखिए फिर तो वही बात होगी, फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। थर्ड देखिए, टू कोल्ड एयर मास हो गई, यहाँ कोल्ड एयर मास, यहाँ कोल्ड एयर मास, और यह बोल रहा है कंपैरेटिवली कूलर, इन दोनों से भी कूलर एयर मास। तो इन दोनों से भी कूलर एयर मास जो होगी, जब ये तीनों एयर मास आपस में टकराएगी तो सबसे कूल कौन हो गई, ये कोल्ड है, ये कोल्ड है, और ये इन दोनों से भी कूलर है, यानी ये सबसे ज्यादा हैवी है। तो ये तो कहाँ रहेगी, ये तो नीचे ही रहेगी ना। तो ये कैसे, क्या बोल रहा है, ऑक्लूडेड फ्रंट्स आर फाउंड व्हेन टू कोल्ड एयर मासेस अपलिफ्ट ए कंपैरेटिवली कूलर एयर मास। तो ये तो पहली बात पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और जब ये ऑक्लूडेड फ्रंट फॉर्म कब होता है, जब एक कोल्ड एयर मास एक वार्म एयर मास को अपलिफ्ट कर देती है। ऑक्लूडेड फ्रंट का मतलब क्या है कि फ्रंटोजेनेसिस का डेथ हो गया, अब खत्म हो गया, फ्रंट फॉर्मेशन का काम पूरा खत्म हो गया, एंड वाला साइकिल का पार्ट है। तो यहां पर क्या होगा, नीचे पूरा पूरी कोल्ड एयर मास और ऊपर पूरा पूरी वार्म एयर मास। ठीक है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि अपने से कोल्ड एयर मास को ये ऊपर उठा दे, ये कैसे हो जाएगा, ये तो और हैवी है। तो थर्ड क्या हो गया आपका, इनकरेक्ट हो गया। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट इज ओनली स्टेटमेंट 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देख लीजिए, आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जिसको हम लोग टेम्परेट साइक्लोन्स भी बोलते हैं, जो ठंडे रीजन्स में होता है। ठीक है, एक तो होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो कि ओशियंस पर जनरेट होता है, और एक होता है टेम्परेट साइक्लोन्स जो कि फ्रंट्स के कारण होता है। जैसे वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास आपस में जब टकराती है तो इस कारण से जो साइक्लोन्स बनते हैं उसी को हम लोग ट्रॉपिकल, ये टेम्परेट साइक्लोन्स बोलते हैं दोस्तों। तो ये टेम्परेट साइक्लोन्स कहीं पर भी जनरेट हो सकते हैं, लैंड पर भी, ओशियन पर भी। क्यों? क्योंकि इनका ये जनरेट हो रहा है एयर मासेस के कारण, इनकी एनर्जी आ रही है वार्म एयर मास से, और वार्म एयर मास जमीन पर भी हो सकता है और ओशियन पर भी हो सकता है, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओनली ओशंस पर जनरेट होते हैं। ठीक है, बाकी और देख लीजिए डिफरेंसेस। जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं उनका वो बहुत बड़ा एरिया कैप्चर करते हैं, बहुत बड़े एरिया में कैप्चर करते हैं, लेकिन वो डिजास्टर नहीं होते हैं दोस्तों, वो बस एक सीजनल चेंज है। यानी टेम्परेट जो साइक्लोन्स है वो सीजन बता रहा है, ठीक है, सीजनल फ्लक्चुएशन बता रहा है। लेकिन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो वैसे तो एरिया बहुत कम ही कवर करते हैं,
ठीक है, बट दे आर लाइक डिजास्टर्स, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं क्योंकि उनकी विंड स्पीड और सब कुछ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और बाकी देख लीजिए, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मली इंड्यूस्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मली इंड्यूस्ड बोलते हैं। लेकिन जो टेम्परेट साइक्लोन्स है उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड, क्या बोलते हैं, डायनेमिकली इंड्यूस्ड। तो ये सारे चीज़ें आप देख लीजिए। बाकी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमेशा ईस्ट टू वेस्ट मूव करेंगे, ईस्ट टू वेस्ट, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स विल मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और टेम्परेट साइक्लोन्स विल ऑलवेज मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये सारी चीज़ें आप जान लीजिए। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को मूव कौन कराता है, ईस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, और ईस्टर्लीज का डायरेक्शन क्या होता है, ईस्ट टू वेस्ट होता है। टेम्परेट साइक्लोन्स किधर को कौन मूव कराता है, वेस्टर्लीज, और वेस्टर्लीज का डायरेक्शन होता है वेस्ट टू ईस्ट। तो ये आपने बेसिक जानकारी जान ली, और ये लगभग आपका सारा डिफरेंसेस मैंने आपको बता दिया। कुछ एक आधा पॉइंट छूटा होगा तो उसको देख लेंगे। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों, कि विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो इससे साफ पता चलता है कि 3 स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये करेक्ट खोज रहा है, तो 3 स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, उनको ढूंढते हैं हम लोग। पहला देखिए, दे आर थर्मली इंड्यूस्ड। मैंने आपको बताया कि टेम्परेट साइक्लोन्स आर नॉट थर्मली इंड्यूस्ड, दे आर डायनेमिकली इंड्यूस्ड, 1 इज इनकरेक्ट। फिर देखिए, फिर दे आर इनिशिएटेड विद द क्रिएशन ऑफ एन ऑक्लूडेड फ्रंट इन द मिड लैटिट्यूड्स। नहीं दोस्तों, इनिशिएशन के टाइम ऑक्लूजन क्या है, ऑक्लूडेड फ्रंट का मतलब है फ्रंटोजेनेसिस का एंड, फ्रंटोजेनेसिस साइकिल का ये एंड है। लेकिन टेम्परेट साइक्लोन्स उसके ये फ्रंटोजेनेसिस के एंड में थोड़ी टेम्परेट साइक्लोन्स फॉर्म होगा, उसका भी शुरुआत दोनों का साथ ही साथ चलता है, ठीक है, तो ये भी गलत है। फिर देखिए, दे कवर अ स्मॉल जोग्राफिकल एरिया, बिल्कुल गलत। टेम्परेट साइक्लोन्स क्या करते हैं, बहुत बड़े जोग्राफिकल एरिया को कवर करते हैं, लेकिन मिनिमम डैमेज कॉज करते हैं। डैमेज तो वो कॉज ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो सीजनल चेंज की तरह देखे जाते हैं। फिर देखिए, दीज साइक्लोन्स हैव द कैपेसिटी टू ओरिजिनेट ऑन द लैंड सरफेस। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एयर मासेस के कारण, ठीक है, इनका जनरेशन होता है इनकी, और ये ओरिजिनेट होते हैं एयर मासेस के कारण, ठीक है। तो ये लैंड पर भी ओरिजिनेट कर सकते हैं और ओशन पर भी ओरिजिनेट कर सकते हैं। तो 15th का डी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं दोस्तों। अब देखिए 16th भी वैसा ही क्वेश्चन है, बट नाउ इट इज आस्किंग अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंस्टेड ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स, ठीक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स उसका जस्ट क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, और यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। यानी यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स तो क्या होंगे, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, और एक स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट, ठीक है। चलिए इसको आइडेंटिफाई करते हैं, कौन कौन सा करेक्ट है, कौन कौन सा इनकरेक्ट है। अच्छा नहीं दोस्तों, यहाँ 3 करेक्ट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो मतलब कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है, सॉरी, बट हाँ चलिए यहाँ पर इनकरेक्ट पूछ रहा है, कौन कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। चलिए देखते हैं। दे आर थर्मली इंड्यूस्ड लो प्रेशर सिस्टम्स ट्रेवलिंग इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन। देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ ट्रेवल करते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ ट्रेवल करते हैं, तो ईस्टवर्ड डायरेक्शन वो ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। तो फर्स्ट तो क्या होगा आपका, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया दोस्तों। फिर सेकंड देखिए, दे कैन ओरिजिनेट ऑन द सर्फेस ऑफ ए वाटर बॉडी ओनली। बिल्कुल, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो ओनली ओशंस के ऊपर ओरिजिनेट करते हैं, लेकिन टेम्परेट साइक्लोन्स ओशन लैंड कहीं पर भी ओरिजिनेट कर सकते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में बोला गया है कि दे कैन ओरिजिनेट ऑन द सर्फेस ऑफ ए वाटर बॉडी ओनली, तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। फिर देखिए, दे डू नॉट रिक्वायर एनी प्रायर लो प्रेशर इन द रीजन ऑफ देयर फॉर्मेशन। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए जो जो कंडीशन है उसमें एक ये है कि जो ITCZ है, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो कि लो प्रेशर जोन है, ये पहले से एग्जिस्ट करे तभी जा करके आपका साइक्लोन फॉर्मेशन हो पाता है। तो ये थर्ड आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ देखिए, द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म्ड एट द इक्वेटर आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए हम लोगों को चाहिए कोरियोलिस फोर्स, राइट, और कोरियोलिस फोर्स जो है इज प्रोपोर्शनल टू लैटिट्यूड, यानी लैटिट्यूड जितना कम होगा उतना ही कोरियोलिस फोर्स कम होगा, लैटिट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना ही कोरियोलिस फोर्स ज्यादा होगा। लैटिट्यूड ऑफ द इक्वेटर इज 0, तो यानी कोरियोलिस फोर्स एट द इक्वेटर इज ऑल्सो 0। जब कोरियोलिस फोर्स है ही नहीं तो साइक्लोन बनेगा ही नहीं, तो इक्वेटर पर साइक्लोन बनेगा ही नहीं, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इनकरेक्ट ही पूछ रहा है,
तो 1 1 3 एंड 4 ओनली इज द, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए, ध्यान से आप सुनेंगे तो आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट यही क्लियर भी हो जाएगा, जो आप शायद पहले नहीं समझे होंगे या पहले समझ के भूल गए होंगे। तो जैसा मैं फील कर पा रहा हूँ, बाकी आप ज़्यादा बता पाएंगे। फीडबैक में बता ही दीजिएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट के माध्यम से। एनीवेज दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए यहाँ साइक्लोन्स इन इंडिया के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिया हुआ है और करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स इज मोर इन बे ऑफ बंगाल वाइल डिस्ट्रक्टिविटी इज मोर ऑफ द अरेबियन सी साइक्लोन्स। देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका इंडिया का मैप, यानी हमारा प्यारा भारत। देखिए, इधर है आपका बे ऑफ बंगाल और इधर है आपका अरेबियन सी। ठीक है, बे ऑफ बंगाल है और इधर है आपका अरेबियन सी है। ठीक है, अब बे ऑफ बंगाल की तरफ आपका साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है और डिस्ट्रक्टिविटी भी हाई होती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। क्यों? क्योंकि बे ऑफ बंगाल साइड का जो ओशन है वो ज़्यादा वार्म है, वो ज़्यादा वार्म है। अरेबियन साइड की तरफ का जो ओशन है वो बे ऑफ बंगाल की जितना वार्म नहीं है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है? इनकरेक्ट। फ्रीक्वेंसी तो साइक्लोन की हाई है ही बे ऑफ बंगाल में, लेकिन डिस्ट्रक्टिविटी भी बे ऑफ बंगाल वाले साइक्लोन्स की ही हाई है, ना कि अरेबियन सी वाले साइक्लोन्स की। तो फर्स्ट आपका क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। फिर आप सेकेंड देखिए दोस्तों, द लैक ऑफ इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अरेबियन सी इज एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर इट्स लो साइक्लोनिक एक्टिविटी। देखिए क्या होता है कि ओशियन वाटर का ओवर टर्निंग होता है। ओवर टर्निंग के लिए रिक्वायर्ड है, जैसे ये वाटर है, वाटर का लेवल है, ये ऊपर का नीचे लेवल है, ये नीचे का लेवल है। जब ऊपर के लेवल और नीचे के लेवल के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो नीचे का वाटर ऊपर आ जाता है, नीचे का वाटर ऊपर आ जाता है। अब दिक्कत क्या है कि बे ऑफ बंगाल साइड में इधर से कोल्ड वाटर आते रहता है, नदियों से, अलग अलग नदियों से बे ऑफ बंगाल साइड में कोल्ड वाटर आता है, और इधर जो है टेम्परेचर डिफरेंस अपर वाटर लेवल और लोअर वाटर लेवल में उतना क्रिएट ही नहीं होने देता है कि नीचे का कोल्ड वाटर आकर ऊपर आए। मेरी बात समझ रहे हैं? नीचे से कोल्ड वाटर ऊपर आने ही नहीं देता है, क्योंकि अपर जो सरफेस है, यानी सरफेस वाटर को भी ये लोग क्या करके रखते हैं? ठंडा ही करके रखते हैं रिलेटिवली। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि इधर का सरफेस ठंडा है, ओवरऑल बे ऑफ बंगाल ज़्यादा गर्म है। ठीक है, लेकिन ये अपर सरफेस, टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस के बॉटम लेयर, टॉप लेयर और बॉटम लेयर के बीच के टेम्परेचर के डिफरेंस को ज़्यादा बढ़ने नहीं देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? यहाँ ओवर टर्निंग ऑफ वाटर नहीं हो पाती है। लेकिन इधर क्या है? कोई नदी वैसी आ नहीं रही है, तो इसलिए इधर ऊपर का सरफेस क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा गर्म 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 गर्म, बहुत गर्म, और नीचे का सरफेस ठंडा का ठंडा ही रहता है। तो इसके कारण क्या होती है? ओवर टर्निंग हो जाती है। जैसी ओवर टर्निंग हुई तो क्या हो गया? इधर का जो टेम्परेचर है, यानी सरफेस का टेम्परेचर जो है वाटर का, वो कम हो गया। ठीक है, तो सरफेस का टेम्परेचर वाटर का जब बहुत कम हो गया तो फिर आपकी साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी भी कम होगी और साइक्लोन की डिस्ट्रक्टिविटी भी कम होगी। लेकिन बे ऑफ बंगाल में ये जो नदी जो है वो थोड़ा सा टेम्परेचर को बस क्या करते हैं? घटा देते हैं, और उस थोड़े से घटाने के कारण क्या होता है कि ओवर टर्निंग नहीं हो पाती है, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को नहीं घटा पाता है। ठीक है, ओवर टर्निंग अगर हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सरफेस से घट जाएगा। बस ये बात आप ध्यान रखिए। तो सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। फिर थर्ड देखिए, अकरेंस ऑफ साइमल्टेनियस साइक्लोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज इन एक्यूमुलेटेड साइक्लोन एनर्जी। एक्यूमुलेटेड साइक्लोन एनर्जी बेसिकली क्या बताती है कि ओवरऑल कितना डिस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, बस ये समझ ले, साइक्लोन के कारण ओवरऑल कितना डिस्ट्रक्शन होगा वो बताती है एक्यूमुलेटेड साइक्लोन एनर्जी। अब जितना साइक्लोन साइमल्टेनियसली आएगा उतना ही आपका क्या होगा? ये ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, यानी उतना ही आपकी एक्यूमुलेटेड साइक्लोन एनर्जी हाई होगी। तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? 17th का करेक्ट पूछ रहा है, हाँ करेक्ट पूछ रहा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, इसको देख लीजिए, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू साइक्लोन्स। तो यहाँ साइक्लोन्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ और करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, द एंटी साइक्लोनिक विंड्स इन द साउदर्न हेमिस्फेयर मूव इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए, मैंने आपको इसका बता दिया है कि एक आप याद रखिए कि नॉर्थ में साइक्लोन की डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो साइक्लोन की डायरेक्शन साउथ में क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। अब देखिए, साइक्लोन की चूंकि नॉर्थ में है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी साइक्लोन की क्या हो जाएगी, एंटी साइक्लोन की डायरेक्शन हो जाएगी क्लॉकवाइज। और एंटी साइक्लोन की डायरेक्शन नॉर्थ में है क्लॉकवाइज, तो साउथ में क्या हो जाएगी, साउथ में इसकी डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देखिए, एंटी साइक्लोन विंड्स इन साउदर्न हेमिस्फीयर मूव इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है। एंटी साइक्लोनिक विंड्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। उसको दिमाग में बिठा लीजिए, एक ही याद रखना है और बाकी जो है उसका अपोजिट कर करके आप उसको याद कर सकते हैं। फिर देखिए, द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज ग्रेटर हॉरिजॉन्टली देन वर्टिकली। ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है दोस्तों, कि जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो होता है, वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि वर्टिकल विंड हम लोग को उतनी ज़्यादा देखने को मिलती नहीं है। इसका रीजन ये है कि देखिए, ये ऊपर जिस तरह से प्रेशर डिफरेंस, देखिए फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड तो इनकरेक्ट है, बाकी क्यों इनकरेक्ट है वो देख रहे हैं। जैसे जैसे हाइट पर जाते हैं प्रेशर कम होता है। अब इधर है लो प्रेशर और इधर है हाई प्रेशर। तो लो प्रेशर क्या करेगा, हाई प्रेशर से एयर को खींचने की कोशिश करेगा, यानी नीचे से एयर को क्या कहाँ जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। लेकिन नीचे ग्रेविटी भी काम करती है, तो ग्रेविटी जनरली विंड को नीचे से ऊपर नहीं जाने देती। हाँ, अब ये लो अगर बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा तो विंड ऊपर भी उठती है, बट जनरली नहीं उठती है। लेकिन जनरली नहीं उठती डिस्पाइट कि वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको बैलेंस कौन करके रखता है, ग्रेविटी। तो इसलिए सेकंड आंसर आपका क्या इनकरेक्ट है, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज ग्रेटर हॉरिजॉन्टली नहीं है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज ग्रेटर वर्टिकली। तो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली इज द राइट आंसर। देख लीजिए दोस्तों। चलिए, इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन फिनिश होता है। एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल CSC विथ आनंद मोहन को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है, सजेस्ट करता हूँ और कि आप इस पूरे सीरीज के साथ जो है अटैच हो जाइए, सो दैट आपका प्रीलिम्स आसानी से क्लियर हो सके दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये सीरीज आपको प्रीलिम्स को क्लियर करने में हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।